नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज का यह 27वां लेक्चर है, 27वां लेक्चर है एमसीक्यू सीरीज का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता था? किसको ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता था? तो प्राचीन काल में राजस्थान में आहड़ नामक स्थल को ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता था। आहड़ नामक स्थल को ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता था। ये राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखा है सूची फर्स्ट में है अधिकारी और सूची सेकंड में है उसके कार्य। तो हमको पता है कि उत्तर वैदिक काल में अधिकारियों के समूह को रत्निन कहा जाता था। रत्निन, अधिकारियों का समूह रत्निन कहलाता था। रत्निन, अधिकारियों का समूह रत्निन कहलाता था। रत्निन, और इनकी संख्या 12 हुआ करती थी। 12, इनकी संख्या 12 हुआ करती थी। तो देखते हैं, अधिकारी एक तरफ है अधिकारी और एक तरफ है उनके कार्य। तो ए में है गोविकर्तन। तो गोविकर्तन का कार्य था शिकार में राजा की सहायता करने वाला। तो शिकार में राजा की सहायता करने वाला ए में आएगा 3, शिकार में राजा की सहायता करने वाला। फिर है कर संग्रहकर्ता। कर संग्रहकर्ता, तो भाग दूध को कर संग्रहकर्ता कहा जाता था। भाग दूध को कर संग्रहकर्ता कहा जाता था। फिर है रथ सेना का नायक। रथ सेना का नायक, तो रथ सेना का नायक सूत को रथ सेना का नायक कहा जाता था। सूत को रथ सेना का नायक कहा जाता था, या फिर इसको राजा का सारथी भी कहा जाता था। और कोषाध्यक्ष संग्रहित्री को या संग्रहित को जो है कोषाध्यक्ष का कार्य करना पड़ता था, कार्य करना होता था। तो इसमें बी हो जाएगा। तो देखते हैं, ए में गोविकर्तन में आएगा 3, शिकार में राजा की सहायता करने वाला ए में आएगा 3। ए में 3 केवल इसी में है, बाकी सभी ऑप्शन कट जाएंगे। तो इसमें बी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बी आंसर आ जाएगा। गोविकर्तन का कार्य होता था शिकार में राजा की सहायता करने वाला। उसके बाद संग्रहित का कार्य होता था कोषाध्यक्ष का। उसके बाद भाग दूध का कार्य होता था, कर संग्रहकर्ता का कार्य होता था। और सूत का कार्य होता था रथ सेना का नायक या राजा का सारथी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ है महाजनपद और एक तरफ है उनकी राजधानी। तो हमको पता है कि अंगी की राजधानी है चंपा, ए में आएगा 1। उसके बाद पांचाल की राजधानी है काम्पिल्य, पांचाल की राजधानी है। सी है चेदी की राजधानी है सुक्तिमती, चेदी की राजधानी है सुक्तिमती। और डी है वत्स की राजधानी है कौशाम्बी, वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। तो ए में आएगा 1, ए में 1 केवल बी ऑप्शन में है, बाकी तीनों ऑप्शन कट जाएंगे।
तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंग की राजधानी है चंपा, पांचाल की राजधानी है काम्पिल्य, चेदी की राजधानी है सुक्तिमती और वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मौर्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। हमको इसमें गलत ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन नंबर ए है देवता अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए है देवता अध्यक्ष। तो देवता अध्यक्ष का कार्य होता था धर्म से संबंधित विभाग का प्रधान होता था देवता अध्यक्ष, यह सही स्टेटमेंट है, यह सही ऑप्शन है। दूसरा है बी सुनिया अध्यक्ष, सूना अध्यक्ष। तो जो सूना अध्यक्ष है वह बूचर खाने का अध्यक्ष हुआ करता था, बूचर खाने का प्रमुख हुआ करता था। और इसमें दे रखा है चुंगी विभाग का अध्यक्ष, जो कि गलत है। चुंगी विभाग का अध्यक्ष होता था शुल्का अध्यक्ष, शुल्का अध्यक्ष चुंगी विभाग का प्रधान होता था, शुल्का अध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष चुंगी विभाग का प्रधान। तीसरा है तो इसमें ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। सी है वत्याध्यक्ष, तो ये पासपोर्ट जारी करने वाला होता था, एकदम सही है। और डी है पणियाध्यक्ष, ये व्यापार विभाग का प्रधान होता था, ये सही है। तो इसमें हमको गलत स्टेटमेंट चूज करना है, तो बी इसमें गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं अमीर खुसरो से संबंधित है। तो ए है मिफ्ता उल फुतू, तो मिफ्ता उल फुतू अमीर खुसरो की रचना है। दूसरी है खजाइन उल फुतू, ये भी अमीर खुसरो की रचना है। तीसरी है तुगलकनामा, ये भी अमीर खुसरो की रचना है। चौथी है तारिक ए फिरोज शाही, और तारिक ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की रचना है, इसलिए ये गलत हो जाता है। पांचवा है तारिक ए मुबारक शाही, और जो तारिक ए मुबारक शाही है ये याहिया बिन अहमद सर हिंदी की रचना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। छठा है देवल रानी खरीज खां यानी कि आशिका, ये भी अमीर खुसरो की रचना है। तो इसमें होगा 1 2 3 6, 1 2 3 6, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है खिलजी वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट है इस वंश का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी था, जो कि गलत है। हमको पता है कि जो खिलजी वंश का संस्थापक था वह जलालुद्दीन खिलजी था, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म को राजनीति से दूर रखा, एकदम सही स्टेटमेंट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कभी भी धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका नहीं दिया। उसने धर्म को राजनीति से, उसने जो है राजनीति को धर्म से एकदम अलग रखा। तो इसमें दूसरा सही है, तो हमको इसमें सही स्टेटमेंट चूज करना है। तो 1 गलत है 2 सही है, तो इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है शहाबुद्दीन महमूद के काल में बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया। इस कथन के संदर्भ में उत्तरवर्ती स्वतंत्र राज्यों तथा उनके संस्थापकों को सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ है राज्य और एक तरफ है उनके संस्थापक। तो ए है बीजापुर, तो हमको पता है कि बीजापुर के संस्थापक है यूसुफ आदिल शाह, बीजापुर के संस्थापक हैं यूसुफ आदिल शाह। 4 बरार के संस्थापक है फतेह उल्ला इमाद, तो इसमें 3 सही हो जाएगा। सी है गोलकुंडा, तो गोलकुंडा के संस्थापक है कुली कुतुब शाह, तो इसमें 2 सही हो जाएगा। और डी है बीदर, तो बीदर के संस्थापक है अमीर अली बरीद, तो इसमें 1 सही हो जाएगा। तो ए में आएगा 4, ए में 4, इसमें है, तो ये दोनों कट जाएंगे, ए कट जाएगा, डी कट जाएगा। बी में आएगा 3,
तो बी में 3, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये कट जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बीजापुर के संस्थापक हैं यूसुफ आदिल शाह। बरार के संस्थापक हैं फतेह उल्लाह इमाद। गोलकुंडा के संस्थापक हैं कुली कुतुब शाह और बीदर के संस्थापक हैं अमीर अली बरीद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान तथा कवियों को अष्टदिग्गज कहा जाता था। इस संदर्भ में विद्वान कवियों तथा उनकी रचनाओं को सही सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ दे रखा है विद्वान कवि और एक तरफ दे रखी है रचनाएं। तो इसमें है पांडुरंग महात्म्य। तो पांडुरंग महात्म्य की रचना की थी तेनाली रामकृष्ण ने। तेनाली रामकृष्ण ने पांडुरंग महात्म्य की रचना की थी। फिर है परिजात हरण। तो परिजात हरण की रचना की थी नंदी तिम्मन ने। नंदी तिम्मन ने परिजात हरण की रचना की थी। नंदी तिम्मन ने परिजात हरण की रचना की थी। फिर है सवरोचिस संभव और सवरोचिस संभव की रचना की थी अल्लसानी पेदन ने। अल्लसानी पेदन ने सवरोचिस संभव की रचना की थी अल्लसानी पेदन ने। और अंत में है वसुचरित। तो वसुचरित की रचना की थी भट्टमूर्ति ने। भट्टमूर्ति ने वसुचरित की रचना की थी। तो ए में आएगा 3। ए में आएगा 3। ए में आएगा 3। ए में 3 इसमें है, इसमें है, इन दोनों में नहीं है तो ये कट जाएगा। बी में आएगा 2। बी में 2 केवल इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हमारा आंसर हो जाएगा। अल्लसानी पेदन की रचना है सवरोचिस संभव। नंदी तिम्मन की रचना है परिजात हरण। तेनाली रामकृष्ण की रचना है पांडुरंग महात्म्य। और भट्टमूर्ति की रचना है वसुचरित। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित ब्रिटिश गवर्नर जनरल वायसराय को सही काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है लॉर्ड मिंटो प्रथम। तो हमको पता है मिंटो प्रथम का टाइम पीरियड है 1807 से 1813। उसके बाद जॉन शोर। तो जॉन शोर का टाइम पीरियड है 1793 से 1798। उसके बाद कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड है 1786 से 1793। और जो वारेन हेस्टिंग है इसका टाइम पीरियड है 1772 से 1785। तो सही काल अनुक्रम है, सबसे पहले आएंगे वारेन हेस्टिंग, फिर आएंगे कॉर्नवालिस, फिर आएंगे जॉन शोर और फिर आएंगे लॉर्ड मिंटो प्रथम। तो 4 3 2 1 4 3 2 1 ऑप्शन डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, जनजातीय आंदोलन के दौरान दीकू शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। तो जो दीकू शब्द है वह प्रयोग हुआ है बाहरी लोगों के लिए। जो संताल परगना के लोग थे वह बाहरी लोगों को दीकू कहा करते थे और इनमें प्रमुख होते थे जमींदार और साहूकारों को जो है संताल परगना के लोग जो है दीकू कहा करते थे। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाहरी लोगों को दीकू कहा जाता था। ठीक है साथियों, एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 27 यहीं समाप्त होता है। 27वां लेक्चर समाप्त होता है। कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।